अकाल एक ऐसा शब्द जिसे राष्ट्रीय शब्दावली से हटा दिया गया। देश भर के नागरिकों को इकट्ठा किया गया। बच्चों आसमान से गिर गईं, उतरने में असमर्थ, आराम करने में। हवा शांत थी, खेत खामोश थे। जहां कभी चिड़ियों के गाने की आवाज गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी थी। गौरैया, आसमान के वो छोटे से जीव गायब थे। शिकार किए गए, मिटा दिए गए, खामोश कर दिए गए। जो कीड़ों के खिलाफ जीत लग रही थी, वो चीन के लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गई। आसमान की खामोशी उस खामोशी का संकेत थी जो जल्द ही देश भर के अनगिनत घरों में छा जाने वाली थी, क्योंकि गौरैया, उन सीधी सादी चिड़ियों की गैर मौजूदगी जल्द ही अकल्पनीय पैमाने के अकाल से जुड़ जाएगी। लाखों लोग मरेंगे, युद्ध से नहीं, बीमारी से नहीं, बल्कि भूख से। जिस अनाज को चुराने का गौरैया पर इल्जाम लगाया गया था, वही अनाज जो एक राष्ट्र का पेट भरता था, वो लाखों लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। ये कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र का गौरैया के खिलाफ युद्ध खुद के खिलाफ युद्ध बन गया। सभी जीवित चीजों के आपसी संबंधों की एक कठोर याद दिलाता है। यह मानवीय अहंकार और प्रकृति की विनम्र शक्ति की कहानी है। 1950 के दशक के आखिर में चीन ने एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। तेजी से औद्योगिकरण और कृषि सामूहिकीकरण की एक बड़ी योजना। यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। चेयरमैन माओ त्से तुंग के नेतृत्व में एक नए चीन का एक विजन। इस योजना के केंद्र में 4 पेस्ट्स का खात्मा था: चूहे, मक्खियां, मच्छर और गौरैया। ये जीव, जिन्हें लोगों का दुश्मन माना जाता था, को एक राष्ट्रव्यापी अभियान में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। खास तौर पर गौरैया को निशाना बनाया गया। भारी मात्रा में अनाज खाने का आरोप लगाते हुए इसे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। हालांकि जो पूरी तरह से समझ में नहीं आया, वह था पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में गौरैया की भूमिका। गौरैया के खिलाफ अभियान, गलत सूचना और तेजी से परिणाम की इच्छा से प्रेरित विनाशकारी परिणामों के साथ एक गंभीर गलत अनुमान साबित होगा। गौरैया पर जंग तेज और क्रूर थी। देश भर के नागरिकों को इकट्ठा किया गया। बच्चों को घोंसले तोड़ने, अंडे नष्ट करने और उड़ान भरने वाली किसी भी गौरैया का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आसमान, जो कभी इन छोटी चिड़ियों से भरा रहता था, एक युद्ध का मैदान बन गया। लगातार बजने वाले बर्तनों और तवों की आवाज से हवा भर गई, जिससे थकी हुई चिड़ियां आसमान से गिर गईं। उतरने में असमर्थ, आराम करने में असमर्थ गौरैया थकान और मानवीय क्रूरता का शिकार होकर आसमान से गिर गईं। लाखों करोड़ों गौरैया खत्म हो गईं। उनकी चहचहाहट बंद हो गई, उनके घोंसले नष्ट हो गए। जीत का एहसास हवा में व्याप्त हो गया। एक गलत धारणा कि गौरैया को हरा दिया गया है, कि अब अनाज सुरक्षित रहेगा। उन्हें कम ही पता था कि उन्होंने प्रकृति के नाजुक संतुलन को एक विनाशकारी झटका दिया है। गौरैया के जाने के साथ चीनी ग्रामीण इलाकों में एक भयानक सन्नाटा छा गया। खेत, जो कभी पक्षियों के गीतों से जीवंत थे, भयानक रूप से शांत थे। लेकिन यह सन्नाटा धोखा देने वाला था, आने वाली आपदा का एक अग्रदूत। क्योंकि गौरैया केवल अनाज खाने वाले नहीं थे, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अपने प्राकृतिक शिकारी के चले जाने के साथ कीड़ों की आबादी में विस्फोट हो गया। खासतौर पर टिड्डे गौरैया की अनुपस्थिति में फले फूले, उनकी संख्या बढ़कर महामारी जैसे अनुपात में पहुंच गई। वे खेतों पर उतर आए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गए। जिन फसलों को चुराने का गौरैया पर आरोप लगाया गया था, अब उन्हें चिड़ियों द्वारा नहीं, बल्कि कीड़ों द्वारा खतरनाक दर से खाया जा रहा था।
पारिस्थितिक असंतुलन के परिणाम तेजी से और विनाशकारी थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड द्वारा वादा किया गया कृषि अधिशेष एक भयावह कमी में बदल गया। वह अनाज जो राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने वाला था, लाखों लोगों की पहुंच से बाहर एक विलासिता बन गया। अकाल एक ऐसा शब्द जिसे राष्ट्रीय शब्दावली से हटा दिया गया था, प्रतिशोध के साथ लौट आया। 1959 से 1961 तक चीन मानव इतिहास के सबसे घातक अकालों में से एक की चपेट में था। लाखों लोग मरे, युद्ध से नहीं, बीमारी से नहीं, बल्कि भूख से। परिवार बिखर गए, जीवित रहने के लिए बेताब उपाय करने को मजबूर हो गए। आसमान में सन्नाटा, जो कभी जीत का प्रतीक था, अब खाली पेट की खामोशी, भूख से बिखरे परिवारों की अपने घुटनों पर आए एक राष्ट्र की खामोशी को प्रतिध्वनित करता था। चीनी सरकार अपने कार्यों के विनाशकारी परिणामों का सामना करते हुए अपने तरीकों की गलती को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई। गौरैया, जिसे कभी एक कीट के रूप में माना जाता था, अब पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचाना जाने लगा। गौरैया के खिलाफ अभियान को चुपचाप छोड़ दिया गया। चीनी ग्रामीण इलाकों में गौरैया को फिर से लाने के प्रयास किए गए। गौरैया को दूसरे देशों से आयात किया गया, सावधानी पूर्वक पाला गया और जंगल में छोड़ दिया गया। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन यह इस एहसास का प्रमाण था कि प्रकृति में आसानी से हेरफेर नहीं किया जाता है, कि पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धीरे धीरे झिझकते हुए गौरैया वापस लौट आई। उनकी चहचहाहट, जो कभी खामोश हो गई थी, फिर से हवा में भरने लगी। उनके घोंसले, जो कभी नष्ट हो गए थे, पेड़ों और छतों पर फिर से दिखाई देने लगे। ये प्रकृति के लचीलेपन का, उसके ठीक होने की क्षमता का, सबसे विनाशकारी प्रहारों से भी उबरने की क्षमता का संकेत था। हालांकि गौरैया की वापसी उस दुख को मिटा नहीं सकी जो झेला गया था। अकाल ने राष्ट्र के मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। पारिस्थितिक असंतुलन की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है, लेकिन इसने आशा की एक किरण भी प्रदान की। प्रकृति की स्थायी शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के साथ सह अस्तित्व के महत्व का प्रमाण। चीन के गौरैया पर युद्ध की कहानी एक सावधानीपूर्ण कहानी है, सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक नाजुक जाल का हिस्सा है। अच्छे इरादों के साथ भी इस जाल को बाधित करने के अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। समाधान वर्चस्व में नहीं, बल्कि सद्भाव में, प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने और उसका सम्मान करने में है। यह इस बात को पहचानने में है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके अभिन्न अंग हैं। मानवता का भविष्य अतीत की गलतियों से सीखने और एक नया रास्ता बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। सह अस्तित्व का रास्ता, सम्मान का, प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य का।